welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys topic for today is damages. Guys मैंने इसके पहले एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है ऑन डैमेजेस जिसमें हमने बेसिक्स देखे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैमेजेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग डैमेजेस, कौन सी पार्टी और कब डैमेजेस क्लेम कर सकती है. All these important points along with Section 73 of the Indian Contract Act. I have discussed everything in greater detail जिसपे हमने सेक्शन 73 डिस्कस किया था पैराग्राफ 1, 2, 3 along with an explanation which has been attached to this section 73. So guys, before you watch this video, if you have not watched it yet, you have to watch it because guys, आज की video is a continuance of section 73. In my upcoming videos, I'll be coming up with section 74 and 75. Those two sections are also related to damages. But आज की video particularly section 73 पे based है. आज की वीडियो में इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस और प्रॉपरली और प्रिसाइजली समझ आए. टॉपिक फॉर टुडे इज अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस. किस तरीके से कुछ इलस्ट्रेशंस में लेके आई हूँ, वहाँ पे आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से और किन किन सिचुएशंस में कोर्ट किस तरीके से डैमेजेस ग्रांट करता है. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू असेस दीज डैमेजेस. असेसमेंट ऑफ डैमेजेस अगर होती है तो इट मेयरली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करने वाली होती हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस कोर्ट हैज़ टू डिसाइड कि कितने डैमेजेस हमने देने हैं. आई हैव टोल्ड यू बिफोरहैंड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, जनरल डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. जनरल डैमेजेस कब दिए जाते हैं? जब एक प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस होता है. व्हेन जो आपका डैमेजेस है, डैमेजेस सस्टेन्ड बाय द प्लेंटिफ पार्टी इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है यानी कि डैमेज इज इक्वल टू ब्रीच, जब वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है तब जनरल डैमेजेस दिए जाते हैं. बट रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए जनरल डैमेजेस नहीं दिए जाते. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ 2 कोई भी डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे for any remote consequence. It means consequences of consequences के लिए, indirect consequence के लिए, remote consequence के लिए कोई भी damages नहीं मिलेंगे. But अगर parties को ये बात पता थी at the time of entering into a contract, इस remote consequence के बारे में भी एक इंसान ने दूसरे इंसान को बताया था and despite knowing that fact, अगर सामने वाला breach करता है तो according to section 73 paragraph number 1 he is entitled, lawfully entitled to give compensation to the other person for that remote consequence also. So guys, illustrations and Hadley versus Baxendale जो मैंने केस अपने previous वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा, if you are not very well aware of those concepts, please go and watch that video first. उसके बाद इस वीडियो पे आना because आज की वीडियो is an exaggeration of section 73 ताकि आपको सेक्शन 73 और ज़्यादा प्रॉपरली और प्रिसाइसली समझ आए. आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली. सो गाइज बिफोर वी मूव ऑन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with amount of compensation or damages which is to be granted by the court to the plaintiff or to the aggrieved party since that party has sustained some kind of loss or damage as a result of breach of contract by the defendant party. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 73 में. सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ब्रीच के लिए कितनी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस मिलेंगे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट of sale of goods, in case of breach of contract of carriage. बेसिकली हम यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. एक मैं केस लॉ आपके लिए लेके आई हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस को देखते हुए. ये केस लॉ का जो वर्डिक्ट है वो जनरल रूल से थोड़ा हटके है. मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है और ऐसा क्यों वर्डिक्ट आया. और उसके बाद विल बी डिस्कसिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सब कॉन्ट्रैक्ट. इसकी भी इलस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ ऑन सेक्शन 73. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सबसे पहले गाइज इफ आई टॉक अबाउट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स सेल करता है तो एक डेफिनेटली बायर होगा और एक सेलर होगा. गाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑफ सेल ऑफ गुड्स उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेलर एंड अ बायर. नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई भी इंसान ईदर दिस सेलर और अ बायर मीन्स ईदर ऑफ द टू पार्टीज टू दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक अ ब्रीच. कोई भी इंसान ब्रीच कर सकता है. तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे इट विल बी विद रिगार्ड्स टू बोथ सेलर एंड बायर. अब गाइज इनका जो इंटेंशन रहता है बहुत बार ईदर सेलर और बायर दे मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका प्राइमरी बेसिकली जो रीज़न होता है वो रहता है प्राइस ऑफ गुड्स. क्या होता है गाइज, आई विल बी गिविंग एन इलस्ट्रेशन और फिर हम देखते हैं कई बार प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है. प्राइस ऑफ गुड्स इज समथिंग जिस गुड्स को लेके
जिस मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज करनी है विद रिगार्ड्स टू दैट गुड क्या रहता है, उसकी गुड्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सो उस प्राइस के विद रिगार्ड्स सेलर और बायर का इंटेंशन भी देखा जाता है और वही रीजन होता है कि वो क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब गाइज इस प्राइस के पॉइंट को हम अंडर 2 हेड्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द प्राइस ऑफ दीज गुड्स विच इज फॉर सेल इज फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। अगर इनका प्राइस फ्लक्चुएटिंग होगा गाइज तो क्या होगा कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस वो दिया जाएगा टू दी अग्रीव्ड पार्टी। बट अगर प्राइस ऑफ सर्टन गुड्स इज नॉन फ्लक्चुएटिंग, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस भी वही है, मार्केट प्राइस भी वही है, तो वहां पे नॉमिनल डैमेजेस आर ग्रांटेड बाय द कोर्ट। बिगिनिंग विद एन इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज की 31st ऑफ डिसम्बर है आज, 31st ऑफ डिसम्बर, A and B are two people, they have entered into a contract with each other. A is somebody who is a trader. A ने B को कहा कि on 1st of January 2021, on the new year, I'll be delivering you 100 bags of rice at the rate of rupees 1000 per bag. But guys, what happened is on the due date of performance, that is on 1st of January 2021, contracted price क्या था 1000 rupees per bag. बट मार्केट प्राइस क्या हो गया, इट फेल डाउन टू रुपीज 800। अब गाइज आपको क्या लगता है कि प्राइस ऑफ दिस गुड राइस इज फ्लक्चुएटिंग। अगर इसका प्राइस फ्लक्चुएट करके 200 रुपीज कम हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 1000 रुपीज है, मार्केट प्राइस क्या हो चुका है 800 रुपीज। सो डोंट यू थिंक कि बायर जो है ही विल डेफिनेटली मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर विल डेफिनेटली मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वो सोचेगा कि मैं 200 रुपीज पर बैग क्यों एक्स्ट्रा दूं जब मार्केट प्राइस रुपीज 800 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर क्या करेगा, 200 रुपीज को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देगा, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे नहीं लेगा और मार्केट में जाके रुपीज 800 पर बैग के उस वैल्यू से अपने बैग्स को खरीद लेगा, 100 बैग्स को। अब गाइज यहाँ पे जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कौन है, सेलर। ट्रेडर इज द अग्रीव्ड पार्टी, वो डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा और वो कोर्ट को कहेगा कि इस इंसान ने, बायर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कोर्ट कहेगा कि जब सेल ऑफ गुड्स होती हैं, यानी कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कि यहाँ पे राइस, व्हेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड वन ऑफ द टू पार्टीज ईदर बायर और सेलर हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में बायर ने ब्रीच किया तो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस गाइस ज्यादा था और मार्केट वैल्यू कम थी, तो क्या होगा, अब जो सेलर है उसको कितना नुकसान हुआ, 200 रुपीज पर बैग का नुकसान हुआ। क्योंकि अगर बायर जो है वो सेलर से खरीदता तो उसको क्या होता, सेलर को 200 रुपीज पर बैग का बेनिफिट होता, क्योंकि मार्केट प्राइस 800 रुपीज था उस दिन ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन 1st ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन कोर्ट डेफिनेटली सेलर को अलाउ करेगा टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दिस पर्सन सिंस ही हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रीच by either of the two parties this seller has sustained loss or damage। इसको लॉस हुआ और डैमेज हुआ, कितना रुपीज 200 पर बैग, बैग्स कितने थे टोटल 100 बैग्स, तो 20,000 रुपीज जो है वो इस इंसान को, सेलर को कॉम्पेंसेशन दिलाई जाएगी फ्रॉम दिस पर्सन। इट मीन्स बेसिकली जो रूल ऑफ कॉम्पेंसेशन होता है गाइज, प्राइमा फेसाई रूल ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या होता है ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमरीली हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस और द मार्केट प्राइस, वो डिफरेंस एक इंसान को दिया जाता है। इट मीन्स 20,000 रुपीज जो है वो उस इंसान को दिए जाएंगे। गाइज ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 1000 रुपीज था और मार्केट प्राइस 1200 हो चुका है, अब 800 की बजाय, कम होने की बजाय मार्केट प्राइस ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे लाइक्लीहुड है कि अब यहाँ पे बायर नहीं, सेलर क्या करेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेलर कहेगा कि जब मार्केट में मैं 200 रुपीज ज्यादा पे बेच पा रहा हूँ तो वाई विल आई सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू दिस पर्सन, तो वहां पे सेलर क्या करेगा, उस सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे सेलर ब्रीच करेगा तो बायर का नुकसान है, बायर को वैसे क्या बचने थे 200 रुपीज पर बैग, उसको सेविंग हो जाते क्योंकि उसने प्रायर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्योंकि सेलर ने ब्रीच किया तो बायर को पर बैग 200 रुपीज ज्यादा देने पड़े दैन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। अब यहाँ पे बायर को लॉस हुआ, उसको डैमेज सस्टेन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पर्सन, सेलर इन दिस केस। तो यहाँ पे ही विल ऑल्सो गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दिस पर्सन बायर विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस ऑफ रुपीज 20,000। क्यों, क्योंकि उसको 200 रुपीज पर बैग ज्यादा देने पड़ा और कितने बैग्स खरीदे 100, तो इट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से अंडर डिफरेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट डैमेजेस ग्रांट करता है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता,
प्राइमा फेसाई रूल ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड मार्केट प्राइस भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस भी हो सकता है। अगर मैं बायर की बात करूं तो वहां पे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टेड एंड मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ज्यादा होता है, मार्केट प्राइस कम होता है, तो वहां पे बायर क्या करता है? ब्रीच करता है। तो बायर के केस में डिफरेंस होता है बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। अगर सेलर ने ब्रीच किया, वो क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट प्राइस ज्यादा है। तो अगर बायर को कॉम्पेंसेशन क्लेम करनी है तो वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस विच इज 1200 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 2000 रुपीज पर बैग। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हो कि जो हमारे सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे ब्रीच कोई भी इंसान कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है, एंड प्राइमरीली इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो कमोडिटीज की सेल एंड परचेस करनी है उनके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर तो वो फ्लक्चुएटिंग है तो वो फ्लक्चुएट करेगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मैं आपको वहां पे बता चुकी हूँ कि इंक्रीज और डिक्रीज में किस इंसान की क्या प्रेफरेंस रहती है। बट गाइज ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस ऑफ गुड्स नॉन फ्लक्चुएटिंग है, अगर आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए एंड बी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31st of December दैट आई विल बी सेलिंग माय कार टू यू फॉर 2 लाख रुपीज ऑन 1st of January। अब गाइस 1st of January को ए हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट और उसने बी को कार नहीं दी। अब यहाँ पे क्या होगा? कार का प्राइस इज नॉन फ्लक्चुएटिंग, वो 1st को भी उतना ही है और 31st को भी उतना ही था। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस भी 2 लाख था और बी ने मार्केट से परचेज करा तब भी उसको 2 लाख में मिल गया। अब गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी का कोई लॉस नहीं हुआ इन रियलिटी, क्योंकि गाइस यहाँ पे बी के लिए तो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस भी वही था और मार्केट प्राइस भी वही है। तो अगर देखा जाए इट इज अ नो लॉस सिचुएशन। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय ईदर ऑफ द टू पार्टीज, किसी एक इंसान ने ब्रीच किया है। बट पॉइंट ये है कि जो प्राइस है हमारी गुड्स का जो हमने एक्सचेंज करनी है उनका प्राइस नॉन फ्लक्चुएटिंग है। अगर प्राइस नॉन फ्लक्चुएटिंग है तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि फिर डैमेजेस ही क्यों देने? जब बी अगर ए से खरीदता तब भी उसको 2 लाख रुपीज में मिलती, अब उसने किसी अदर पर्सन से खरीद लिया, किसी और डीलर के साथ डील कर ली, तब भी उसको वही कार 2 लाख रुपीज में मिल गई। तो बी का नो लॉस सिचुएशन है, बी को किसी भी तरीके से कोई भी लॉस नहीं हुआ। बट गाइज यहाँ पे फिर भी कोर्ट आपको नॉमिनल डैमेजेस दिलाएगा। कोर्ट आपको नॉमिनल डैमेजेस क्यों दिलाएगा? क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या है? इंजूरियस साइन डैमनम होता है। अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में रीड किया हो, इंजूरियस साइन डैमनम मतलब होती है इंजुरी विदाउट एनी डैमेज। आपको इन रियलिटी कोई लॉस नहीं हुआ, नो लॉस सिचुएशन, नो डैमेज सिचुएशन, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर लीगल राइट। आपके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है, इसीलिए कोर्ट्स इंजूरियस एंड डैमनम की प्रिंसिपल पे, क्योंकि सिंस योर लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड बाय द अदर पर्सन, अल्टीमेटली क्योंकि गाइस एक कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली था, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड, योर लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, तो वहां पे क्या होगा? यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, दैट टू नॉमिनल डैमेजेस जो आपको कोर्ट दिलाएगा। मोरओवर गाइस एक डेट्रामेंटल इफेक्ट भी क्रिएट करना होता है। अगर हम ए को नहीं कहेंगे कि आप बी को कॉम्पेंसेशन दिलाओ, तो इन रियलिटी अब फ्यूचर में ए किसी और इंसान के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि डेट्रामेंटल इफेक्ट, एक टेरर, एक डेट्रामेंटल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी ये चीज़ की जाती है कि सामने वाला पर्सन कभी इन फ्यूचर किसी और के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो इंजूरियस एंड डैमनम के प्रिंसिपल पे और डेट्रामेंटल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इन द माइंड ऑफ द पर्सन हु हैज ब्रीच्ड, इन द माइंड ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी, कोर्ट्स डेफिनेटली नॉमिनल डैमेजेस ग्रांट करते हैं। बट गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक और एग्जाम्पल दी थी इसी के रिलेटेड, कि अगर ए हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और वो अपनी कार नहीं देता और बी को इंस्टेंटली कार खरीदनी पड़ती है और उसको मिलती है 2,50,000 में। अब यहाँ पे आपको पता है कि 50,000 रुपीज़ जो है वो बी को एक्स्ट्रा देने पड़े। अगर ए अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा करता तो बी के 2 लाख रुपीज़ लगते, अब उसके 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे, एंड इट वॉज समथिंग विच वॉज अ प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सिंस ए हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकला कि बी का डैमेज हुआ, उसका लॉस हुआ। सो डैमेज हियर 50,000 रुपीज़ इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिंस इट इज नेचुरली अ रीजन, it is a proximate consequence, it was something which was reasonably anticipatory and foreseeable by this person A who has made a breach, कि अगर मैं ब्रीच करूंगा तो बी को डेफिनेटली कोई ना कोई लॉस होगा। 50,000 आ से 20,000 का होता, तो इसीलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी वहां पे फिर नॉमिनल डैमेजेस देने होंगे, ए बी को देगा 50,000 रुपीज़। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इट मेयरली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस कि क्या कॉम्पेंसेशन किस केस में दिलाई जाएगी। आई होप गाइस आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स
एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट और उस दूसरे इंसान का किसी तीसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको इलस्ट्रेशन अगेन प्रीवियस वीडियो में दी थी कि ए एंड बी आर टू पीपल। ए इज समबडी हु इज अ बिल्डर, वो मेसन है, वो घर बनाता है। ए ने बी को कहा कि आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फॉर यू, बिकॉज बी को वो जो हाउस है वो कंस्ट्रक्ट करना था बाय 1 जनवरी, और वो हाउस उसने आगे रेंट पे देना था सी को। ऑन 1 जनवरी सी ने उस घर को लेना था और 1 जनवरी से बी को उस घर का रेंट आना शुरू हो जाना था। अब इस बात का बी ने ए को बता रखा था कि आई हैव अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद सी विच इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, इसीलिए 1 जनवरी से पहले आप मेरा घर बना दो, सिंस मुझे ये घर लेट करना है, किसी को आगे देना है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी वॉज कम्युनिकेटेड बाय बी टू ए ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट गाइस व्हाट हैपेंड, ए ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने वो घर को बीच में ही छोड़ दिया, उसने प्रॉपर्ली नहीं बनाया, और जितना घर बनाया था वो घर डिमोलिश हो गया, वो कोलैप्स हो गया और गिर गया। अब बी ने क्या किया, किसी और बिल्डर को हायर किया। एक तो उस इंसान को पैसा दिया, ठीक है, फॉर रीबिल्डिंग दैट हाउस, क्योंकि उसने अल्टीमेटली वो घर सी को देना था। अब गाइस इस कारण क्या हुआ, ए हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। बी ने ए को जो पैसा दिया वो क्यों दिया था, वो कंसिडरेशन इसीलिए थी, उसका समथिंग इन रिटर्न क्या था कि आप मेरे लिए घर बनाओगे। लेकिन ए ने अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो जो पैसा ए ने बी से लिया था उसको वो पैसा भी वापस करना होगा। मोर ओवर गाइस, बी का जो पैसा लगा एक दूसरे बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, डेफिनेटली बी को एक्सपेंसिव रेट्स पे मिला होगा वो इंसान, क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट हायर किया था, तो वो भी कॉम्पेंसेशन बी को, ए ने बी को देनी होगी। इट मीन्स अगर आपका किसी भी इंसान के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर मैं ए और बी का जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूँ मेन ट्रांजैक्शन की, सिंस ए इज अ पर्सन हु हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज टू कॉम्पेंसेट बी। बट कॉम्पेंसेशन फॉर व्हाट, फॉर द अमाउंट ऑफ मनी जो बी ने आगे नेक्स्ट बिल्डर को दिया। सपोज ए ने बी को कहा था कि मैं आपका घर 50,000 रुपीज़ में बनाऊंगा, लेकिन ए हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब बी ने ऑन द स्पॉट किसी और इंसान को हायर किया फॉर 70,000 रुपीज़। अब आप देखो 20,000 रुपीज़ बी के एक्स्ट्रा लगे। हैड दिस पर्सन ए परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो बी के 50,000 रुपीज़ लगते। ना सिंस ही हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो बी के 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे। तो कोर्ट ए को डायरेक्ट करेगा कि एक प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है, एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपके ब्रीच का, और वो ये है कि बी के 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे। इट वॉज समथिंग एंटिसिपेटरी कि अगर आप ब्रीच करोगे तो बी किसी और को हायर करेगा। और ये भी पता है कि जब हम किसी और को हायर करते हैं ऑन द स्पॉट, पहले से प्रायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वो इंसान हमें थोड़ा महंगे में मिलता है। तो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 20,000 रुपीज़ एज जनरल डैमेजेस बी को मिल जाएंगे फ्रॉम ए। बट सिंस अगर अब बी कहे कि मुझे अब लॉस ऑफ प्रॉफिट भी दो, लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब सी का रेंट मुझे आना था 1 जनवरी से, वो मुझे नहीं आया। मोरओवर सी इज क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मी, क्योंकि सी बोलते कि आपने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने फर्स्ट को मुझे घर देना था बट आपने नहीं दिया। तो एक तो सी वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करना चाहता है मुझसे, दूसरा मुझे लॉस ऑफ रेंट हुआ फ्रॉम सी, राइट, फ्रॉम 1 जनवरी। तो अगर अब ये जो हमारे रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस सिर्फ 20,000 रुपीज़ है गाइस, अब ये सारे रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है। आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे अगर बी ने ये बात, दो इट इज़ अ रिमोट कॉन्सिक्वेंस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2, यू कैन नॉट क्लेम एनी कॉम्पेंसेशन फॉर इनडायरेक्ट consequence of breach of contract. But if parties knew at the time of entering into a contract, अगर उन्हें इन स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में पता था, तो फिर आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे बी ने while entering into a contract with ए को क्लियर कर दिया था कि मेरा एक सब कॉन्ट्रैक्ट है विद सम अदर पर्सन, सिंस आई हैव अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पर्सन, मुझे उसको वो घर देना है। इट मीन्स यहाँ पे सिंस बी के स्पेशल सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, since B has communicated it to the A, it was in the knowledge of this person at the time of entering into a contract, so he is entitled to make compensation to B for those loss of profits also. I hope guys आपको समझ आ चुका है कि सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैसे प्रॉफिट आप नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, एज अ जनरल रूल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ 2, यू कैन नॉट क्लेम, क्योंकि वो एक रिमोट कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होता है। बट अगर आपके स्पेशल सर्कमस्टेंस पता थे,
सामने वाले पार्टी को while you have entered into a contract and you have communicated it, अब वो उसकी नॉलेज में आ चुका है, तो it was reasonably anticipatory, उसे पता था कि अगर मैं ब्रीच करूंगा तो अपार्ट फ्रॉम जनरल डैमेजेस जो 20,000 तो मेरे को देना है, बट उसका और भी नुकसान होगा, आपको पता था, well you know you have made a breach, तो आपको स्पेशल डैमेजेस भी देने होंगे। तो फिर वो सेक्शन 73 पैराग्राफ 2 से सेक्शन 73 पैराग्राफ 1 में आ जाएगा और यहाँ पे वही बताते हैं और इसी तरीके से अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन डिसाइड होते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस विच इज टू बी ग्रांटेड बाय द डिफेंडेंट टू द अग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज। गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज क्या होता है, जब एक कैरियर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, उसने एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना होता है ना। गाइस व्हाट हैपेंड इज कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कैरियज होते हैं ना, वो यूजुअली जो कैरियर होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, उसी के पार्ट की नेग्लिजेंस पे होता है। सपोज मैंने ये भी इलस्ट्रेशन आपको प्रीवियस उसमें दिया था वीडियो में कि ए एंड बी आर टू पीपल, ए ने बी को कहा कि आप मेरे गुड्स को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचा दो, लेकिन ए ने बी को नहीं बताया कि आई हैव अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद सी। ये पॉइंट गाइस, ए ने बी को सिर्फ इतना बताया कि दीज आर माई गुड्स एंड यू हैव टू ट्रांसफर और डिलीवर दीज गुड्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, बट इन रियलिटी ए का एक सब कॉन्ट्रैक्ट था विद सी, ए का एक कॉन्ट्रैक्ट था सी के साथ, उसको पूरा करना था। बट इससे पहले ए अपना कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ पूरा करे, ए को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा, क्योंकि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तभी वो गुड्स दिल्ली पहुंचेंगी तो तभी ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो जो फुलफिल होगा। बट गाइज व्हाट हैपेंड इज कि ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ कैरियज, ट्रांसपोर्टर की नेग्लिजेंस के कारण, बी की नेग्लिजेंस के कारण दोज गुड्स आर डिलेड इन ट्रांसपोर्ट। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अब जब कैरियज की गलती होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैरियज के नेग्लिजेंस के कारण 90% होता है। अब वहाँ पे क्या है, इस नेग्लिजेंस दो तरीके की हो सकती है, गुड्स में भी लॉस्ट इन ट्रांजिट और गुड्स में भी डिलेड इन ट्रांजिट, गुम भी सकती हैं और मेयरली डिले हो सकता है। अब अगर तो सपोज मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बताया था वीडियो 1 में कि सपोज इन दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी चंडीगढ़ टू दिल्ली वाली, सपोज इन दैट इलस्ट्रेशन गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट, गुड्स गुम जाती हैं, ए की गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है कि अगर बी ने ए की गुड्स को घुमा दिया तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस या प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस और इन सिंपल वर्ड्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ए को डेफिनेटली वैल्यू ऑफ गुड्स मिलेंगी बाय द बी। अगर वो 50,000 की गुड्स थी तो बी को पूरा 50,000 रुपीज़ तो ए को देना होगा, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने ब्रीच किया, आपने गुड्स को घुमा दिया, आपकी नेग्लिजेंस थी, तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मुझे वैल्यू ऑफ गुड्स वापस दी जाए, तो 50,000 रुपीज़ तो बी दे देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ए पर्सन बी से लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ले सकता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस होती है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो वैल्यू ऑफ गुड्स है, अगर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट्स की बात करते हो तो वो इनडायरेक्ट या रिमोट कॉन्सिक्वेंस होता है। अब अगर तो आपने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस को कम्युनिकेट किया था टू बी, टू दिस पर्सन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो तब आप क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1, तब आप क्लेम कर सकते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में ए ने बी को नहीं बताया था कि आई हैव अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पर्सन, तो यहाँ पे यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन, क्योंकि आपके स्पेशल सर्कमस्टेंस का सामने वाले को नहीं पता था और ये चीज़ रीजनेबली एंटिसिपेटरी नहीं थी। बट गाइस पॉइंट मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि कैरियज की गलती के कारण दो चीज़ें हो सकती है, गुड्स में भी लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट और दे में भी डिलेड, मेयरली डिले हो सकता है अगर गुड्स आपकी लॉस्ट हो चुकी है इन ट्रांसपोर्ट। अब वो डिपेंड करेगा इस फैक्ट पे कि वेदर दोज गुड्स वर फॉर सेल और नॉट। अगर वो गुड्स दे वर नॉट फॉर सेल, इट मीन्स दे वर फॉर योर पर्सनल यूज़, तो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स मिल जाएंगी। अगर आपकी गुड्स जो थी आपने कहा कि इस जगह से उस जगह पहुंचा दो एंड इट वाज नॉट फॉर सेल, ए ने सी को नहीं बेचना था, मेयरली ए ने अपने एक घर से दूसरे घर पे वो चीज़ पहुंचानी थी, इट मीन्स दोज गुड्स विच हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दिस पर्सन बी, मिडिल मैन के नेग्लिजेंस के कारण जो गुड्स गुम चुकी हैं, इट वॉज नॉट फॉर सेल। इफ इट इज़ नॉट फॉर सेल इट मीन्स इट इज़ फॉर योर पर्सनल यूज़। तो अगर गुड्स आपके पर्सनल यूज़ के लिए थी और वो गुम चुकी हैं तो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स जैसे कि 50,000 रुपीज़ वो आपको मिल जाएंगे बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन। बट गाइज व्हाट इफ दोज गुड्स आर फॉर सेल, अगर वो सेल के लिए है इट मीन्स वो आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। नो, इफ इट इज़ फॉर सेल तो वो डिपेंड करेगा कि क्या आपने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस सामने वाले को कम्युनिकेट करे थे या नहीं करे थे। वो पुरानी इलस्ट्रेशन, इट इज़ क्वाइट ईजी, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब ए ने गुड्स सी को बेचनी थी, दोज गुड्स वर नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं थी, ए ने उन गुड्स को सी को आगे
ट्रांसफ़र करना था। बट अगर तो ये चीज़ ए ने बी को बता रखी थी कि आई हैव अ सब कॉन्ट्रैक्ट टू बी फुलफिल्ड विद सम अदर पर्सन, तो क्या होगा, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा इन इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट के, जब आपका सब कॉन्ट्रैक्ट है विद सम अदर पर्सन, तो आपको वहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इफ दैट स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑफ योर्स was communicated to the transporter at the time of entering into a contract, फिर आप क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट को डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। बट गाइज अगर वो गुड्स आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं थी, दे वर फॉर सेल, बट आपने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया था, तो वही है एज अ जनरल रूल, वो एक रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है और आप यहाँ पे कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। गाइज आई विल रिपीट इट वंस मोर, कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बात करें कैरियर की, ट्रांसपोर्टर की नेग्लिजेंस के कारण बहुत बार गुड्स में इधर भी डिलेड इन ट्रांसपोर्ट और लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम केस उठाएंगे कि व्हेन योर गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट, अगर आपकी गुड्स गुम जाती हैं, तो वो इलस्ट्रेशन चंडीगढ़ टू दिल्ली वाली याद रखना। अब वहाँ पे इफ योर गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट, अब कोर्ट डेफिनेटली आपको कॉम्पेंसेशन दिलाएगा, बट व्हाट विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस, वो डिपेंड करेगा वेदर दोज गुड्स आर फॉर सेल और नॉट। अगर वो गुड्स सेल के लिए नहीं है, इट मीन्स इट इज़ फॉर योर पर्सनल यूज़, आपके कंजम्पशन के लिए है, तो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स मिल जाएगा, क्योंकि आपका कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ी होगा, वो तो आपने खुद यूज़ करनी थी। बट ऑन द अदर हैंड इफ दोज गुड्स वर फॉर सेल, आपका एक सब कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर वही जनरल रूल जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वही अप्लाई होगा कि अगर वो सेल के लिए थी, आपका एक सब कॉन्ट्रैक्ट था विद सम अदर पर्सन, अगर ये बात आपने कम्युनिकेट नहीं करी, तो वो रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, वो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, फिर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर उस सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने इन्फॉर्म किया था कैरियर को एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि मेरा सो एंड सो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और इन गुड्स को वहाँ पे पहुँचा दो, अगर आप नहीं पहुँचाओगे लेस्ट मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, तो अगर ये बात आपने उसको बताई थी, तो वहाँ पे आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। सेकंड जो हम बात करते हैं, डिले इन ट्रांसपोर्ट। बहुत बार गाइस होती है सिर्फ मेयरली डिले होती है, आपकी गुड्स एज इट इज होती हैं बट डिले हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, प्रीवियस एग्जांपल में हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश केस लॉ है गाइस। उसी केस लॉ के बेसिस पे हमारा इंडियन ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन, ये बेस्ड है। हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल का फैक्ट्स में रिपीट नहीं करूंगी, आई होप एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो इज वेरी वेल अवेयर ऑफ माई प्रीवियस वीडियो। हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल में भी क्या हुआ था कि देयर वाज अ डिले, एक मेयरली डिले हो गया था बाय द ट्रांसपोर्टर इन ट्रांसपोर्टिंग दैट ब्रोकन क्रैंकशाफ्ट फ्रॉम द डीलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। एक फैक्ट्री ऑनर्स थे, उनकी जो क्रैंकशाफ्ट थी वो ब्रेक हो चुकी थी, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को कैरियर को बुलाया था और उनको कहा था कि हमारी क्रैंकशाफ्ट को आप ग्रीनविच पहुंचाओ टू द मैन्युफैक्चरर्स और वो हमें ठीक करके हमारी क्रैंकशाफ्ट दे देंगे। अब ये चीज़ सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो फैक्ट्री ऑनर्स ने, जो डिफेंडेंट्स हैं इस केस में, डिफेंडेंट्स मतलब वो जो कैरियर्स है उनको बताई थी। बट व्हाट हैपेंड इज कि ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दिस कैरियर, यानी कि डिफेंडेंट्स की नेग्लिजेंस के कारण थोड़ा सा डिले हो गया इन ट्रांसपोर्टिंग दैट ब्रोकन क्रैंकशाफ्ट टू ग्रीनविच टू द मैन्युफैक्चरर्स फॉर रिपेयर। नाउ व्हाट हैपेंड इज प्लेंटिफ्स ने केस फाइल किया था, फैक्ट्री ऑनर्स ने डिफेंडेंट्स के खिलाफ, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ, कैरियर के खिलाफ, कि हमारा यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, जितने दिन आपने डिले किया। फॉर एग्जांपल 10 डेज डिले हो चुका है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा था और उससे 10 डेज डिले हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्योंकि 10 डेज हमारी फैक्ट्री शट डाउन रही, तो हमें क्या किया जाए, लॉस ऑफ प्रॉफिट दिया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्लेम करना बहुत ज़्यादा है, आपके केस में क्या हुआ, डिले हुआ, तो आपको नॉमिनल डैमेजेस दिए जाएंगे, जितने डैमेजेस बनेंगे हम उतने आपको देंगे, नॉमिनल और जनरल डैमेजेस दिए जाएंगे। बट इफ़ यू से कि हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट भी रिकवर किया जाए, वो हम रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि योर गुड्स आर डिलेड इन ट्रांसपोर्ट, वो डिले हुई हैं एंड दैट स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑफ योर्स वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द डिफेंडेंट्स, क्योंकि आपने उनको अपना स्पेशल सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपको एक्सेप्शनल डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे। डिफेंडेंट्स को तो यही लगा था कि यू माइट बी हैविंग सम ऑल्टरनेटिव और सम स्पेयर मशीनरी, उनको नहीं पता था कि इनके पास सिर्फ एक ही क्रैंकशाफ्ट है और जब तक वो क्रैंकशाफ्ट वापस नहीं आएगी फैक्ट्री विल बी शट डाउन। तो डिफेंडेंट्स को अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में क्योंकि आपने नहीं बताया, सिंस इट वाज नॉट नोन टू द पार्टीज, इट वाज नॉट इन देयर नॉलेज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इट कैन नॉट बी काउंटेड under the purview of section 73 paragraph number 1. Instead section 73 paragraph number 2 के अकॉर्डिंग एक रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जिसके लिए आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। सो गाइज आई होप आपको समझ आ चुका है इन इलस्ट्रेशंस के साथ कि किस तरीके से अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कोर्ट डिसाइड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है।
अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है गाइस, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज WL थॉमसन लिमिटेड वर्सेस रॉबिन्सन गन मेकर्स लिमिटेड 1955। गाइस इस केस में क्या हुआ था कि देयर वर प्लेंटिव्स वर डीलर्स इन कार्स। वो डीलर्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जहां से इनके पास कार्स आती थी, मैन्युफैक्चरर्स ने डीलर्स को प्रॉपरली बताया था कि ये जो हम कार्स आपको भेज रहे हैं इनको एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड प्राइस पे आपने बेचना है। मैन्युफैक्चरर्स ने डीलर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी। डीलर्स ने कहा ठीक है, जो भी कस्टमर आएगा उनको हम स्पेसिफाइड फिक्स्ड प्राइस पे ही इस कार को बेचेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड इज गाइस कि वो जो कार्स थी उनकी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड इतनी नहीं थी। व्हाट हैपेंड इज वन डे अ पर्सन केम, एक इंसान यहाँ पे डिफेंडेंट आते हैं, यानी कि कस्टमर इज द डिफेंडेंट इन दिस केस। अब वो आते हैं और इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे आपकी ये पर्टिकुलर सो एंड सो कार खरीदनी है। तो डीलर्स ने क्या किया, डीलिंग करनी विद दिस पर्सन, एंड ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन ये कार लेनी थी कस्टमर ने, ही हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो अपने प्लेंटिव्स हैं, यानी कि जो डीलर्स इन कार्स हैं, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि दिस पर्सन हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, इसीलिए हमें लॉस ऑफ डैमेजेस दिए जाएं। गाइज अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कार का प्राइस है वो तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्राइस पे ही हर इंसान को आपने बेचना है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि वो लॉस ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हैं तो इनको लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, बट गाइज इस क्वेश्चन में बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, कोर्ट कहता कि जो प्राइमा फेसाई रूल ऑफ कॉम्पेंसेशन है वो यही है कि आपको डिफरेंस मिलता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। बट यहाँ पे ये जो केस है इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस जब हमने इंटायरिटी में इन डेप्थ रीड करें इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा है कार्स की और डिमांड कम है। तो अगर आप यानी कि कस्टमर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा हद तक लॉस होने वाले। सपोज गाइज वो कार 5 लाख रुपीज़ की थी, अब ऑलरेडी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो चलती रहेगी ना, कार्स तो मैन्युफैक्चर होती रहेंगी, बट सप्लाई डिमांड मार्केट में इतनी नहीं है। अब जब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कस्टमर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इनको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी नहीं है और इसको 5 लाख रुपीज़ का जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है इनके लिए। प्राइमा फेसाई रूल ऑफ कॉम्पेंसेशन के हम डैमेजेस देते हैं, कोर्ट डैमेज जो आई एम सो सॉरी डिफरेंसेस ग्रांट करता है, बट यहाँ पे सिंस उन्होंने अपील किया था फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, कोर्ट ने कहा प्लेंटिव्स को, डीलर्स को डेफिनेटली लॉस ऑफ प्रॉफिट इसमें दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं है, कोई हमारा जॉट डाउन मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि किस तरीके से हमें डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन देनी है। दैट अमाउंट डिपेंड्स मेयरली ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस। इस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे एक इंसान ने ब्रीच किया तो इनको सब्सटेंशियल डैमेज, सब्सटेंशियल लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल पहले ही नहीं है कार्स की, एंड सिंस यू हैव मेड अ ब्रीच तो इनको सब्सटेंशियल लॉस हुआ है और वो लॉस इतना ज़्यादा है कि उनको पूरा लॉस हम डेफिनेटली क्लेम करने देंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि अदरवाइज डिफरेंसेस दिए जाते हैं, ये नॉमिनल डैमेजेस कोर्ट ग्रांट करता है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेशल डैमेजेस ग्रांट हो गए, लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल गया। तो वो क्यों मिला, क्योंकि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि देना पड़ा, इनकी डिमांड बहुत कम थी मार्केट में, और क्योंकि कंज्यूमर ने ब्रीच किया उस कारण एक सब्सटेंशियल लॉस देखने को मिलता इस फर्म को, इसीलिए कोर्ट ने इस फर्म को डीलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए पूरी की पूरी कॉम्पेंसेशन उतनी ही दिलाई जितना लॉस ऑफ प्रॉफिट बनता था। आई होप गाइज आपको ये केस लॉ समझ आया, कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, डैमेजेस और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव कम अप हियर विद सेक्शन 73 ऑल ओवर अगैन, इसीलिए क्योंकि ये पॉइंट्स को डिस्कस करना जरूरी था, एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो यू विल बी हैविंग अ बेटर इनसाइट इनटू सेक्शन 73। अगर प्रीवियस वीडियो में कोई भी आपका डाउट रह चुका था वो डेफिनेटली इसमें क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइज, बट अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है यू कैन एवर कॉमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।